नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी का नोटिस जो है वह आया है और 25 जुलाई से संभावित तिथि दिया गया है बीपीएससी मुख्य परीक्षा। मैंने यहाँ लिखा है 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी तो आप पहले से भी करते चले जा रहे हैं, लेकिन यह कोरोना की महामारी के चलते तैयारी में कुछ अड़चन आ गया, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं उनको अपने घर वापस जाना पड़ा, गांव वापस जाना पड़ा और मजबूरी भी था कि हॉस्टल या लॉज जो है वह खाली करा दिए गए या करा दिए गए जबरदस्ती कि नहीं आप नहीं रह सकते हैं। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उस संक्रामक बीमारी का भी डर था जो जानलेवा बीमारी है और सामाजिक दूरी बना करके ही उसमें रहना है। तो इसमें कुछ कठिनाई जो है वह निश्चित रूप से आप लोगों के सामने आया होगा। जो लोग 65वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को पास करके आए हैं, तो तैयारी को गति देना है। आप लोग थोड़ा बहुत निश्चित रूप से पढ़ रहे होंगे और अब समय नहीं है। हम लोग जानते हैं कि जो संभावित तिथि हाल के दिनों में बीपीएससी के द्वारा दिया जाता है उस पर लगभग परीक्षा जो है वह ले ली जाती है, तो उसी को मान करके चलेंगे। 25 जुलाई से जो शुरू होगा, तो अब किस प्रकार की रणनीति हो उस पर एक छोटा सा वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स भी लेकर के आऊंगा जो परीक्षा में आ सकता है। और अब समय जो बचा है तो इन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान आप लोगों को देना है कि जाकर के परीक्षा में स्वयं को सहज महसूस करें और क्वेश्चन का आंसर जो है वह लिख करके आए। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि किस तरह से मुख्य परीक्षा में किस किस विषय से, किस किस खंड से किस तरह के प्रश्न जो है वह पूछे जाते हैं और कम समय में किस चीज से तैयारी जो है वह कर लिया जाए। ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़े। जो पुराने विद्यार्थी हैं जो पहले से मेंस लिखते आ रहे हैं उनको तो अनुभव प्राप्त है और वह लिख करके आएंगे, लेकिन जिन लोगों ने पहली बार प्रारंभिक परीक्षा पास किया है उन लोगों के मन में संशय रहता है। हालांकि रिजल्ट का रेशियो जो देखिएगा वह काफी बढ़ गया है पहली बार जो पास कर रहे हैं, लेकिन मन में एक संशय रहता है और कहां से तैयारी करें, किस प्रकार से करें, कौन से मटेरियल को लें, क्या नहीं लें। बहुत सारी किताबों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो वह सब यहाँ से मुक्ति आपको दिलाने का प्रयास किया जाएगा। साथियों, इस बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में सबसे पहले जो पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए 25 तारीख से परीक्षा शुरू होगा 25 जुलाई से, तो उसमें पहला दिन आपसे समान हिंदी की परीक्षा होगी। क्योंकि समान हिंदी सभी के लिए अनिवार्य है, तो आप यहां देखिए समान हिंदी और यह 100 अंक का होगा। समान हिंदी यह सभी के लिए अनिवार्य होता है और इसमें पास करना भी अनिवार्य है। साथियों, इस समान हिंदी की जो पेपर होती है, एक पेपर 100 अंक की, इसमें जब आप पास कर जाएंगे तब आपके समान अध्ययन, जनरल स्टडीज और जो आप ऑप्शनल पेपर लेते हैं वह कॉपी जांच किया जाएगा, तब रिजल्ट आपका प्रकाशित किया जाएगा। तो यह सभी के लिए अनिवार्य भी है और इसमें पास करना भी अनिवार्य है। 100 अंक है तो 33 नंबर या 30 नंबर माना जाता है कि अगर आपका आ रहा है तो आप इसमें पास हो जाएंगे। मैट्रिक की परीक्षा जो हम लोग दिए हैं लगभग उसी की तरह मिलता जुलता है यह परीक्षा। इसमें 30 नंबर का निबंध पूछा जाता है। एक निबंध होता है जो 500 शब्दों में आपको जवाब देना है। निबंध करेंट से भी हो सकता है, ट्रेडिशनल भी हो सकता है निबंध, तो यह आसान है और इसी में बहुत सारे विद्यार्थी जो है वह नंबर उठा लेते हैं। 30 अंक
यह पूछा जाता है। तो यहां से अगर अच्छे तरीका से आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ करेंट टॉपिक्स बना लीजिए, कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो पहले से पूछा जा रहा है, श्रम की महत्ता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, आपका पर्यटन स्थल, इस तरह से आप कुछ करेंट मुद्दे, चाहे वह राजनीति से भी हो सकता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति से हो सकता है, तो वह आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में भी पूछा जा सकता है। जो महामारी है कोरोना कोविड-19, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि इसकी रोकथाम के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं, या विश्व स्तर पर या भारत के स्तर पर क्या कार्य किए जा रहे हैं इसकी रोकथाम के लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें आपको दिया जा सकता है। इसके बाद 15 नंबर का होता है संक्षेपण। संक्षेपण इसमें 15 अंक का दे दिया जाता है। 5 नंबर जो दिया जाता है, या 5 नंबर या शीर्षक के लिए दिया जाता है। जो आप संक्षेपण करते हैं और उसका शीर्षक जो देते हैं, उसके लिए आपको 5 अंक और बाकी के 10 अंक, मतलब 15 अंक यहां पर यह दे दिया जाता है। इसके बाद साथियों, मुहावरा। मुहावरा दिया जाता है और इसको वाक्य में अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना। मैट्रिक में जैसे हम लोग लिखते हैं या लिखे थे तो 10 अंक इसका रहता है। इसके बाद कथन की शुद्धता, कथन या वाक्य की शुद्धता, मतलब 10 वाक्य दिए रहेंगे और उसमें आपको गलत दिया रहता है कहीं ना कहीं, तो उसको आपको शुद्ध करना है और लिखना है, तो 10 अंक जो है यहां पर यह हो जाता है। एक व्याकरण की जो क्वेश्चन है, संधि, समास, वाक्य या इस तरह का वर्ण विचार, इस तरह का क्वेश्चन एक पूछा जाता है, तो आपको वह आंसर जो है वह देना होता है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहां लिख रहा हूं समासी, मैंने लिख दिया। ये जरूरी नहीं है कि यही पूछा जाएगा, संधि हो सकता है, समास हो सकता है, विभक्ति हो सकती है, कारक हो सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वह उसके लिए 10 नंबर जो है वह दिया जाता है। तो कितना हो गया? 30, 45, 55, 65, 75, 75 नंबर यह हो जाता है। इसके बाद कभी कभी क्या दिया जाता है? पर्यायवाची शब्द, वाची शब्द 5 नंबर का यह रहता है। कभी कभी विपरार्थिक शब्द, पांच नंबर से, कभी विसर्ग का प्रयोग, उपसर्ग का प्रयोग करके 5 वाक्य बनाए। कभी कभी संक्षिप्त करने के लिए होता है अनेक शब्दों का एक शब्द, मतलब इसी तरह से करके यह 100 अंक का पूछा जाता है और 33 नंबर इसमें आपको लाना होता है। तो यह आसान है, आप यहीं से यह छोटा छोटा जो आप देख रहे हैं अंक, आप यहीं से इसको लिख देंगे तो आपका 33 अंक जो है, मार्क्स जो है वो आ जाएगा और इसमें आप पास कर जाएंगे। तो साथियों, पहले समान हिंदी की परीक्षा होगी और इसमें पास होना सभी के लिए अनिवार्य है। यहाँ पर 5-10 नंबर जो आप देख रहे हैं तो वह चेंज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो इसी तरह से आप अपनी तैयारी को आयाम दे सकते। कोई अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं, पेपर वगैरह पढ़ते हैं, गलती नहीं होती है, शुद्ध शुद्ध वाक्य को लिख देते हैं, बोल लेते हैं, तो वह जो है आपको यहाँ पास करा देगा। अन्यथा आप किसी भी लेखक का एक व्याकरण की पुस्तक आप ले सकते हैं और उसके आधार पर इसकी तैयारी जो है वह कर सकते हैं।
है, चाहे वो अरिहंत का हो सकता है, ओंकार प्रकाशन का हो सकता है, कोई का। अगर आपके पास पहले का भी है, मैट्रिक में आपने अगर पढ़ा है तो आप, इंटर में अगर आपने पढ़ा है तो उससे भी आपका काम जो है वह चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं जुड़ता है, यह 100। अब जिससे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। समान अध्ययन प्रथम पेपर और समान अध्ययन द्वितीय पेपर, जनरल स्टडीज फर्स्ट एंड सेकंड पेपर, और वहां पर हम लोग देखेंगे कि कहां से ज्यादा अंक जो है वह उठाया जा सकता है। तो इसको मैं अब मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम लोग समान हिंदी के बाद हम लोग समान अध्ययन की चर्चा करेंगे। समान अध्ययन प्रथम पेपर, जनरल स्टडीज जो है फर्स्ट पेपर में आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास होगा तो वहां आपको मिलेगा कि यह समान अध्ययन प्रथम पेपर जो है वह 300 अंक का होता है, 300 अंक, और यह 3 भागों में बटा हुआ रहेगा। 3 भाग, खंड ए, खंड बी और खंड सी। इसी तरह से इसका विभाजन होगा। खंड ए में यहां पर इतिहास, इतिहास से प्रश्न रहता है, विशेषकर बिहार से। बिहार पर ज्यादा फोकस किया जाता है यहाँ पर। हालांकि पिछले बार राष्ट्रवाद के बारे में भी क्वेश्चन पूछ दिया गया था। यूरोप से चलकर जो व्यापारी लोग आए थे सामुद्रिक मार्ग से, वह भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। लेकिन अच्छा बात यह था कि 6 क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें से 3 जवाब देना है, तो बिहार से ही वह 3 क्वेश्चन पकड़ में आ जा रहा था। पहले क्या था कि 4 ही क्वेश्चन पूछा जाता था और 4 में से 3 का जवाब देना होता था, तो वह कठिन हो जाता था। लेकिन अब यहाँ इस खंड ए में 6 क्वेश्चन इसके पहले पूछा गया है, 64वीं की परीक्षा में, 63वीं की परीक्षा में, और 6 में से कितना का जवाब देना है, तो 3 का जवाब जो है वह देना है। तो यह आसान विकल्प जो है यहाँ पर कर दिया गया है। और चर्चा इसमें करेंगे। पहले दूसरा खंड हम लोग देख लें। यहाँ पर खंड बी, इसमें समसामयिक घटना, समसामयिक करेंट अफेयर्स से पूछा जाता है। समसामयिक घटना से यहां पूछा जाएगा, और इसमें क्या होगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तीसरा में सांख्यिकी, स्टैटिक्स पूछा जाएगा। या तो यह जो है बीपीएससी का सिलेबस है समान अध्ययन प्रथम पेपर में। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इतिहास की, तो आपको बिहार के इतिहास पर तो पूर्ण रूप से कंट्रोल होना चाहिए। वह 3 क्वेश्चन वहां से आपको लिख दीजिए, अन्यथा
अगर आपका विषय इतिहास नहीं है तो और जो क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे राष्ट्रवाद के उदय का कारण, तो अब बिहार के इतिहास में आपको नहीं मिलेगा। और जब भारत का इतिहास जब आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी जब आप पढ़े रहेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। यूरोपियों का आगमन, जलमार्ग की खोज, यह आपको बिहार के इतिहास में नहीं मिलेगा। कहने का मतलब, तो क्यों नहीं हम बिहार के इतिहास पर ज्यादा जो है वह ध्यान दे दें। जो क्वेश्चन पूछा है उसको पहले हटाएंगे हम लोग, और जो शेष क्वेश्चन बच रहा है उसकी तैयारी हम लोग करेंगे। तो जैसे यहाँ बिहार आप देख रहे हैं, तो यहाँ 3 कला है, मौर्य कला, पटना कला और पाल कला। तो वह आपको 3 कला में से एक कला बार बार पूछा जाता है। तो मौर्य कला पूछ दिया तो तैयारी पहले हम लोग करेंगे पटना कलम, या इसके बाद पाल कला, इसकी तैयारी। चूंकि यह 2 क्वेश्चन अगर हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो ट्रेंड है, जो पहले से चला आ रहा है, उसी के आधार पर मैं बतला रहा हूं। आयोग स्वतंत्र है, वह क्वेश्चन को रिपीट भी कर सकता है। यह बात आपको ध्यान में रखना है कि आयोग क्वेश्चन को रिपीट कर सकता है। अर्थात मौर्य कला पूछा है, चंपारण सत्याग्रह पूछा है 64वीं में, तो 65वीं में भी पूछ सकता है। इसके लिए वह बंदिश नहीं है उस पर। लेकिन एक आइडिया हम लोग लेकर के चलते हैं, सभी लोग लेकर के चलते हैं, जो टॉप करते हैं वह भी इसी आधार पर तैयारी करते हैं। तो आपको पहले पटना कलम, पाल कला पर नोट्स बना लेना है। महत्वपूर्ण और अच्छा कि यह क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं निश्चित रूप से इसको लिख दूं। जनजातीय आंदोलन पूछ दिया गया है साथियों 64वीं की परीक्षा में, और चंपारण सत्याग्रह भी पूछ दिया गया है। तो अब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वह है 1857 का विद्रोह। यह आपको तैयार कर लेना है बिहार के संदर्भ में। इसमें क्वेश्चन बहुत सारा बन जाता है। 1857 के विद्रोह का कारण, असफलता का कारण, इसका परिणाम और इसका स्वरूप, तो बिहार के संदर्भ में पूछा जा सकता है आपको। तो इस पर भी आपको नोट्स जो है वह बना लेना है, अपने आप को तैयार कर लेना। और यह आसान टॉपिक माना जाता है 1800, चूंकि इसकी मटेरियल की भरमार है मार्केट में, आप अच्छा से अच्छा मटेरियल यहाँ पर बना सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो गया। अब इधर हम लोग आते हैं कि देखा गया है कि जब चंपारण सत्याग्रह पूछ देता है तो 1-2 साल के बाद पूछता है बिहार में किसान आंदोलन, और उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका। तो वह हम लोग तैयार करेंगे। यहां मैं लिख रहा हूं, बिहार में किसान आंदोलन, और इसमें किसकी भूमिका, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका। यह क्वेश्चन आपको तैयार करना है। बिहार में किसान आंदोलन या स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में किसान आंदोलन। तो यह क्वेश्चन भी आप लोगों को साथियों बना लेना है। आप देखते होंगे कि शिक्षा पर भी क्वेश्चन बीपीएससी में बार बार पूछा गया है, तो उस पर भी आपको नोट बनाना है। बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं, और वह हम लोग यहाँ लिखेंगे। और वह क्वेश्चन क्या होगा, बिहार में आधुनिक के जगह पर पश्चात शिक्षा भी दे देगा। आधुनिक या पश्चात, तो वह ध्यान रखना है। आधुनिक एवं तकनीकी शिक्षा,
तो बिहार में पश्चात एवं तकनीकी शिक्षा या आधुनिक एवं तकनीकी शिक्षा, यह 2 बार से नहीं पूछा गया है, तो इस बार इसकी ज्यादा संभावना बन जाता है कि यह परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो यह हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है और इस पर निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको बना लेना है साथियों। अब बात करते हैं गांधी युग से। तो गांधी युग में एक क्वेश्चन जो चंपारण सत्याग्रह है वह पूछ दिया गया गांधी युग के पहले 1917। लेकिन 3 आंदोलन गांधी युग में आता है, असहयोग, भारत छोड़ो और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की भूमिका। तो इस पर भी आपको तैयार रहना है। मैं यहां लिख रहा हूं असहयोग और सहयोग, सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, आंदोलन में बिहार की भूमिका, असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की भूमिका, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। मतलब ये 3 क्वेश्चन यहाँ पढ़ रहा है, तो इसको भी आपको तैयार करके ही जाना है। यह हम लोग 1857 का विद्रोह यहाँ देखे हैं, तो इसमें बाबू कुंवर सिंह की भूमिका को भी तैयार कर लेना है साथ में, क्योंकि एक बार परीक्षा में पूछ दिया है कारण, परिणाम, असफलता का कारण, स्वरूप और बाबू कुंवर सिंह की भूमिका। यह भी इसमें आपको जोड़ करके निश्चित रूप से चलना है। अब यह हम लोग इतना जो है वह देख लिए क्वेश्चन, इसमें से लगभग 3 क्वेश्चन जो है वह आ जाना चाहिए। लेकिन विचारधारा से भी एक क्वेश्चन बार बार पूछ दिया जाता है, गांधी, नेहरू, टैगोर। तो नेहरू जी के बारे में पूछा गया है, तो यहां पर टैगोर की विचारधारा, इस पर भी आपको नोट्स जो है वह तैयार कर लेना है। बाकी आपने जो तैयार किया होगा वह अच्छी बात है, लेकिन कम से कम बिहार के संदर्भ में इतना तो निश्चित रूप से हम लोगों को तैयार करके परीक्षा में जाना है और 3 क्वेश्चन का जवाब आपको यहां से दे देना है। साथियों, जनजाति पूछा इसलिए मैं संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह को इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वह फुल क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। यह तैयारी अगर आप कर लेते हैं, अगर आपके पास समय बचता है, तब उस क्वेश्चन को आप एक नजर देख सकते हैं, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह। अन्यथा यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पहले आपको तैयारी जो है वह कर लेना है। उसके बाद समसामयिक घटना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। वर्तमान समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है बीपीएससी में। जैसे भारत अमेरिका संबंध, भारत चीन संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध। इस समय चीन के साथ बहुत तलखी हो गया है, तो पूछा जा सकता है। और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंध। तो पहले 2 देशों के बीच जो रिलेशनशिप है उस पर तो आपको हमेशा तैयार रहना है। 1 या 2 क्वेश्चन उससे डाल ही दिया जाता है। और करेंट में भी कोरोना महामारी जो है कोविड-19 वह पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय या जो है संबंध, यह क्वेश्चन हम लोगों को बना लेना है। अमेरिका के साथ पड़ोसी जो देश है उसके साथ, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं आपको ध्यान में लाने के लिए, पड़ोसी देश
तथा अमेरिका। तो इस पड़ोसी देश में बहुत सारे देश हैं, चाहे वो नेपाल हो सकता है, चीन हो सकता है, भूटान हो सकता है, अफगानिस्तान हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है। तो यह जो अगल बगल के देश हैं उनके साथ और अमेरिका के साथ संबंध, पाकिस्तान के साथ संबंध, यह आपको तैयार रखना है। यह समसामयिक में कोरोना संक्रमण जो है कोविड-19 यह करंट में भी पूछा जा सकता है या सेकंड पेपर में विज्ञान एवं तकनीक में भी यह पूछा जा सकता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य में फिर से शामिल कर लिया गया है, तो वहां से भी क्वेश्चन जो है वह बन जाता है और उस पर भी आप लोगों को निश्चित रूप से तैयार रहना है। जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में या राष्ट्रीय जगत में समसामयिक से संबंधित, वही तैयारी इसमें करना है। कोई भी पत्रिका, जब परीक्षा जुलाई में है, 25 जुलाई से होगी, तो जुलाई में निश्चित रूप से कुछ प्रकाशन से समसामयिक घटना की पुस्तकें जो है वह पत्रिका जो है प्रकाशित होती है, तो उसको आप लेकर के पढ़ सकते हैं। ऐसे पत्रिका दर्पण से या क्रॉनिकल से या स्पर्धा है उससे लेकर के तैयारी जो है वह आप कर सकते हैं। तो यह भाग आपका यहां से बन जाएगा। सांख्यिकी जो आप देख रहे हैं यहां पर, यह भाग तो DI ज्यादा पूछा जाता है। अब देखा जा रहा है कि इसी पर ज्यादा जो है वह फोकस किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को तैयार कर लेंगे। पहले सारणी बनाने के लिए दिया जाता था, अब सारणी जो है दे दिया जाता है और उसका आंकड़ा निकाल करके आपको जवाब देना होता है। तो DI केवल नहीं बना लेना है, यह तो आपको बनाना ही है, लेकिन पाई चार्ट वगैरह से भी, सारणी से भी, माध्य माध्यिका बहुलक से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। क्योंकि वह सिलेबस में है, तो यह नहीं कि केवल यही बना लें, इस पर ज्यादा ध्यान दें, इस पर 80% इस पर ध्यान दें और इसके बाद सारणी है, पाई चार्ट है, माध्य माध्यिका बहुलक है, इस पर भी एक नजर आपको ध्यान देना है कि कहीं वहां से अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया जाए तो हम बना लें। लेकिन 4 बार से इसी पर ज्यादा फोकस और इसी से संबंधित क्वेश्चन जो है वह पूछा जाता है। तो समान अध्ययन प्रथम पेपर की यह बात है। सबसे ज्यादा अंक कहां से मिलेगा? तो यहीं से मिलेगा। सबसे ज्यादा अंक यहां से प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि इसमें 2 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, 4 आपसे पूछा जाएगा, 2 का जवाब जो है आपको देना होगा। यहां से जो आप अगर सही जवाब दे देते हैं, मैथ की तरह है, उसका एक भाग है, तो अगर आप यहां से सही जवाब दे देते हैं तो पूरे नंबर जो है 100% अंक यहां से उठाया जा सकता है और यही आपको मेरिट लिस्ट में आगे बढ़ाएगा। आप जो चॉइस दिए हैं उस विकल्प में यही पहुंचाएगा। तो सबसे ज्यादा मेहनत जो है आपको यहां करना है। यहां कुछ लोग क्या करते हैं कि वह जानते हैं और परीक्षा के दौरान इसको नहीं बनाते हैं कि मैं तो जानता हूं और ये आसानी से मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन एग्जाम हॉल में उसका प्रेशर होता है। थोड़ा सा अंक इधर उधर हुआ तो टाइम जो है वह निकलते जाता है, तो प्रेशर वहां बढ़ जाता है और आप बना करके चले आए, लेकिन आप रूम पर आए, डेरा पर आए, तो वह आपका आंसर जो है वह गलत हो गया, तो सब वहां पर बेकार हो जाता है।
इसीलिए जो जानते भी हैं वह भी प्रैक्टिस करें। कम से कम एक क्वेश्चन बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा? जब आप जानते हैं तो मुश्किल से 20 मिनट आपको लगेगा। तो एक क्वेश्चन प्रतिदिन आप निश्चित रूप से इसका बना लें कि एकदम दिमाग में वह ताजा रहे, मेमोरी में ताजा रहे, और जाए तो आप उसको हल कर दें। अब यहाँ पर यह 3 भाग जो लिखा गया है, तो परीक्षा हॉल में हम लोग जाए तो शुरुआत कहाँ से करें, किस भाग से करें, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से शुरुआत करें। जैसे मान लीजिए अधिकांश लोग क्या करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं, खंड ए से, इतिहास से। लेकिन अगर आप यह जानते हैं 100%, स्टैटिस्टिक्स अगर आप जानते हैं, सांख्यिकी अगर आप जानते हैं, तो पहले इसी से शुरुआत कर दें। यहां देखिए, यहां 3 क्वेश्चन का जवाब यहां देना है, 3 क्वेश्चन, यहां 3 क्वेश्चन, यहां 2 क्वेश्चन, 3 है, यहां मैंने लिख दिया है। तो कुल जो है 8 क्वेश्चन का जवाब जो है वह देना होता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको बना लेते हैं, अगर आप जानते हैं तो आप शुरुआत यहीं से करना है, अन्यथा या बाद में करना है, नहीं तो नहीं वही बनेगा और समय निकल जाएगा। तो यह 2 भाग जो है गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ आपको कटौती करना पड़ेगा। तो जो जानते हैं 100% इसको पहले रख दें, सांख्यिकी को। और समसामयिक घटना, करंट अफेयर्स की अगर आप तैयारी किए हैं तो 2 नंबर पर इसको रखें और 3 नंबर पर इस इतिहास को रखें। तो कुछ डिफरेंट टाइप का आपका होगा। जो परीक्षक होंगे तो उनको बहुत सारे कॉपी में एक कॉपी यह आएगा जिसमें सांख्यिकी को पहले रखा गया, करंट अफेयर्स को दूसरे स्थान पर रखा गया। तो स्वाद बदलता है कॉपी जांच करते हुए, तो वहां पर 2-4 अंक आपको ज्यादा मिल सकता है। लेकिन यह नहीं है कि नहीं जानते हैं और रख दिए तो 2-4 अंक ज्यादा मिल जाए, नहीं, तो 8-10 अंक आपका कम भी हो सकता है। जिस पर बेहतर पकड़ हो, जिस खंड पर बेहतर पकड़ हो वह पहले रखना है। मान लीजिए कि इतिहास पर आपको जबरदस्त पकड़ है, इसको नहीं रखेंगे, इतिहास से ही शुरुआत करेंगे। कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे आजकल जो वनडे की तैयारी कर रहे हैं वह भी बीपीएससी में सेलेक्ट होकर के आ रहे हैं, क्योंकि उनका जीके जीएस बहुत ही अधिक मजबूत होता है। और अब 600 नंबर का जीके जीएस मेंस में कर दिया गया है, इसलिए वह शामिल हो रहे हैं और वह सफल भी हो रहे हैं। तो अगर उनका जीके जीएस इस पर्सन में से क्वेश्चन पकड़ में आ गया और वह जबरदस्त उस पर पकड़ बनाए हुए हैं, नोट्स बनाए हुए हैं, तो पहले इसी को लिख दें वो। तो अब इतिहास को लिखें, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स बनाएं। मतलब कहने का मेरा है संक्षिप्त रूप में कि जिस खंड पर आपको ज्यादा पकड़ है पहले उसी को रखना है, उसमें भी सिलेक्टिव होना है। जैसे मान लीजिए इतिहास की आप पकड़ ज्यादा है और आप यहीं से शुरुआत करते हैं, तो यहां से शुरुआत करते हैं और आप बिहार में आधुनिक एवं तकनीकी शिक्षा पर जो नोट्स बनाया है और वह क्वेश्चन आ गया और आपको बहुत अच्छे तरीका से याद है, बहुत अच्छे तरीका से आपने उसकी समझ जो है वह विकसित कर लिया है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो जरूरी नहीं है कि पहले पटना कलम लिखेंगे, सबसे पहले यही लिखेंगे बिहार में आधुनिक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा। मतलब यह 3 क्वेश्चन जो आपको लिखना है, तो जो सबसे अच्छा आप जानते हैं, आपको याद है, उसको पहले लिखिए और फिर एवरेज वाला जो है वह बीच में डाल दीजिए। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। यह नहीं है कि बिहार में आधुनिक एवं तकनीकी शिक्षा लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। शब्द सीमा तो दिया नहीं रहता, लेकिन शब्द सीमा के अंदर लिखना, चूंकि आपको एक ही घंटा में 3 क्वेश्चन लिख देना, यह 3 भाग है ना, तो इसको लिखने का आसान तरीका क्या है, 1 घंटा इसको दीजिए, 1 घंटा इसको दीजिए, 1 घंटा इसको दीजिए। अगर जो यह जानते हैं वह आधा घंटे में ही बना देंगे, 40 मिनट में ही बना देंगे, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट लगेगा। तो 40 मिनट में बना देंगे तो 20 मिनट समय बच जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप यह जानते हैं तो पहले इसको बना लीजिए, 20 मिनट समय आपको बचेगा, 10 मिनट आप इसमें दे दीजिएगा, 10 मिनट आप इसमें दे दीजिएगा और अच्छा आंसर आपका
हो जाएगा। तो समय का विभाजन करना भी यहाँ पर बहुत अधिक जरूरी है। क्वेश्चन का सिलेक्शन करना भी बहुत अधिक जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहाँ से 100% हल करके आना, क्योंकि यहाँ से नंबर अगर आपका नहीं कटा, इंटरव्यू के लिए कॉल जो है आपको निश्चित रूप से होगा। तो यही फर्स्ट पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण बात था और इसका अवलोकन कीजिए और इसी को आधार बना करके अब समय नहीं है तो तैयारी को, जिसको हम रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं, अब दोहराने की बारी है तो इसी को दोहराने का प्रयास कीजिए। इसी तरह से मैं सेकंड पेपर के बारे में भी आप लोगों को बतलाऊंगा और इसका आप स्क्रीनशॉट जो है साथियों ले सकते हैं और इसके आधार पर आप अपनी तैयारी को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। साथियों, अब हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन सेकंड पेपर की। समान अध्ययन सेकंड पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। जैसे प्रथम पेपर में इतिहास में कम क्वेश्चन बनता है, सांख्यिकी में डीआई अगर आप बनाते हैं तो वहीं से प्रश्न आता है और समसामयिक घटना में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कुछ बैठक, जो शिखर बैठक होता है या कुछ चर्चा में जो सबसे रहता है विवादित पहलू, तो उससे क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन यह समान अध्ययन जो सेकंड पेपर देख रहे हैं, यहीं पर कठिनाई महसूस किया जाता है और यहाँ से आपको ज्यादा क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है, इसलिए कि विकल्प आपको कम दिया जाता है। 4 ही विकल्प यहाँ दिया जाता है और इसमें से 3 क्वेश्चन का चुनाव जो है वह करना होता है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन की संख्या आपको ज्यादा लगेगा लेकिन आपको तैयार करना ही पड़ेगा। जैसे सेकंड पेपर भी 3 भागों में यह बढ़ता है। यह जो आप देख रहे हैं, ए खंड ए, खंड बी और खंड सी। यहां भी आपको 3 का जवाब देना है, यहाँ 3 का जवाब देना है, यहाँ 2 का जवाब देना है। लेकिन अब क्या है कि अब 4 में से ही 3 का जवाब देना है। वहां पर 6 में से 3 का जवाब देना था और यहाँ 4 में से 3 का, तो कठिन हो गया। तो कठिन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की तैयारी जो है वह करना होगा। तो उसी को लेकर के हम लोग यहाँ चलेंगे। यहाँ 38 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 38 गुना 3 कर दीजिए, 38 गुना 3 कर दीजिए। अब बाकी जो यहाँ बचता है तो 2 से यहाँ गुना कर देना, कुल यह 300 अंक का यह भी हो जाएगा। और यहाँ समय यहाँ जो है यहाँ लिख रहे हैं, समय सभी में 3 घंटा होता है। तीन घंटा समय जो है यहाँ साथियों आपको मिलेगा। तो समय तो रहता है लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन की संख्या जो है वह बढ़ जाती है। पहले हम यहाँ ले रहे हैं खंड ए। यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, यहां से क्वेश्चन जो है वह पूछा जाता है। इसमें बिहार से भी करके पूछ दिया जाता है, केंद्र स्तर पर भी वही पूछा। जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री की बात है, राज्यपाल की बात है, तो इसमें बिहार शब्द जो है वह जोड़ दिया जाता है। या भारत की राजनीति में जातिवाद की भूमिका, तो कभी पूछेगा बिहार की राजनीति में जातिवाद की भूमिका। तो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान भले या नाम दिया गया लेकिन बिहार से भी क्वेश्चन जो है इसमें डाला जाता है। तो इसके पहले आप देखिएगा 64वीं की परीक्षा में प्रस्तावना जो है वह पूछा गया है, राज्यपाल के बारे में पूछा गया है, बिहार के राज्यपाल के बारे में पूछ दिया गया है, न्यायिक सक्रियता के बारे में भी पूछा गया है और बहुदलीय
राजनीतिक पार्टी के बारे में भी पूछा गया है। तो यह 4 क्वेश्चन हम लोगों का 64वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में पूछ दिया है। तो इसको हम लोग हटाएंगे और जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स बनेगा वह हम लोग यहाँ पर साथियों शामिल करेंगे। ज्यादा टॉपिक्स है तो पहले हम लोग इसके बारे में यहाँ करते हैं, उसके बाद खंड बी और खंड सी जो है वह देख लिया जाएगा। तो देखिए इसमें हम लोग जो तैयारी करेंगे मुख्य रूप से भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, तो प्रस्तावना जब पूछा है तो यहाँ पर संविधान की विशेषता, यह आसान है, आप नोट से यहां बना सकते हैं। मूल अधिकार, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होगा यहां। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल कर्तव्य भी एक बार पूछा गया है, टिप्पणी में डाल सकता है मूल कर्तव्य। इसके बाद नागरिकता, क्योंकि नागरिकता संशोधन बिल जो है वह लाया गया है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में यह नागरिकता भी हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। राज्यपाल पूछा तो मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री की उपलब्धि या बिहार के मुख्यमंत्री की भूमिका, यह करके यहां पर पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से ज्यादा संभावना है आने का, इनके निर्वाचन पद्धति भी पूछा जा सकता है राष्ट्रपति से, तो इस पर भी हम लोगों को तैयार रहना है। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, आपातकालीन प्रावधान, यह सब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इनके निर्वाचन की प्रणाली या प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, यह जो है यहां से बन सकता है। और संविधान संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, बिहार में चुनाव होने वाला है, बिहार में चुनाव होने वाला है, इसलिए निर्वाचन आयोग से भी पूछा जा सकता है। निर्वाचन आयोग, आयोग की भूमिका, निर्वाचन आयोग मैंने चुनाव को और निष्पक्ष बनाने के लिए निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका होनी चाहिए या इसके क्या भूमिका वर्तमान समय में है। चूंकि चुनाव होने वाला है बिहार में, तो यह जो है हम लोग शामिल करेंगे। कुछ ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन होता है जो हमेशा बीपीएससी में पूछा जाता है साथियों, तो उस पर तो हमेशा आपको तैयार रहना है। और वह क्वेश्चन क्या है, बिहार की राजनीति में जाति और धर्म की भूमिका, यह भारत करके भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना है बिहार के संदर्भ में पूछा जाए। भारत की राजनीति में जाति और धर्म की भूमिका या बिहार की राजनीति में जाति और धर्म की भूमिका, यह भूमिका निभाते हैं।
राजनीति में क्षेत्रवाद, यह भी विवादित है और अलग अलग खंडों में क्षेत्रवाद की सर जो है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा बहकावे में आकर के उठाया जाता है भारत में। तो यह पूछा जा सकता है, हम लोगों को यहां पर याद रखना है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, यह भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। आरक्षण जो है काफी गर्म मुद्दा है और आरक्षण पर भी नोट्स जो है वह हम लोगों को बना करके साथियों रखना है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर है या पॉइंट है जो हमको याद था। कुछ और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो वह भी हम लोग शामिल जो है इसमें कर सकते हैं। और पंचायती राज एक है और भ्रष्टाचार, इन पर हम लोगों को ध्यान जो है वह देना है। पंचायती राज व्यवस्था, भ्रष्टाचार, संघात्मक और एकात्मक, यह कभी उलझाने वाला क्वेश्चन होता है। संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था, बिहार में चूंकि अगले साल चुनाव होने वाला है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था, भ्रष्टाचार कारण एवं निदान, यह करेंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है। भ्रष्टाचार, अंतिम है जनहित, टिप्पणी में जनहित याचिका। तो क्वेश्चन यहां ज्यादा हो गया, यह तो स्पष्ट है कि क्वेश्चन की संख्या यहां ज्यादा है, लेकिन तैयारी आपको करना ही पड़ेगा इसी तरह से। क्योंकि अगर आप इसमें बहुत अधिक संक्षिप्त करने का प्रयास करते हैं तो हो सकता है क्वेश्चन जो है वह छूट जाए। अगर यहाँ भी 6 क्वेश्चन देता, उसमें से 3 का जवाब देना रहता तो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से घट जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। 4 ही में से 3 का जवाब देना है, तो इतना क्वेश्चन जो है आपको तैयार करके रखना होगा या तैयार आप लोगों ने कर लिया होगा और उसको दोहराने की बारी है। इसमें यह क्वेश्चन अगर पूछ रहा है भारत की राजनीति में या बिहार की राजनीति में क्षेत्रवाद, तो बहुत अच्छा तैयारी अगर हो तभी इसको लिखना चाहिए। यह विवादित क्वेश्चन है। यह फिर से यह जाति और धर्म, बहुत अच्छी जानकारी हो, पकड़ हो, तब यहाँ पर इस क्वेश्चन को टच करना चाहिए। चाहे आरक्षण अगर आप लिख रहे हैं तो एक पक्षीय आंसर कभी नहीं लिखना है किसी भी क्वेश्चन में, नहीं तो माना जाएगा कि आप उसी मानसिकता से ग्रसित है। पक्ष और विपक्ष दोनों रखना है तथ्य के साथ। और भारत का संविधान क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या आया है इस पर, इन सभी चीजों को यहाँ पुट करना होगा, तो अब जाकर के आंसर आपका सटीक होगा। ऐसे नहीं लिख देना है अपने मन की बात, तो एक पक्षीय हो जाएगा, वैसा कभी नहीं आपको करना है। इसमें पूछा जा सकता है संघात्मक और एकात्मक में कि भारत का संविधान अर्ध संघीय है, तो उसमें भी यही आंसर दिया जाता है। पूछ देगा कि भारत का संविधान अर्ध संघीय है, समीक्षा कीजिए, क्या आप सहमत हैं, विवेचना कीजिए, यही शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसका भी आंसर यही हो जाएगा जो आप यह क्वेश्चन देख रहे हैं। यहां मैंने लिखा है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था, तो ऐसे पूछ देगा 73वां संविधान संशोधन के आलोक में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था
की वर्तमान प्रासंगिकता, क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाला है तो यह भी क्वेश्चन जो है वह आ सकता है। यह भ्रष्टाचार के कारण एवं निदान, तो बहुत सारा चीज इस पर बिहार के संदर्भ में ही लिखा जा सकता है कि बिहार की सरकार ने बहुत सारा नियम कानून जो है वह बनाया है भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए, और बहुत हद तक इसमें सफल भी सरकार जो है इन नियम कानून के द्वारा हुई है। तो उस कॉन्सेप्ट में इसको लिखिएगा। यह जनहित याचिका जो है यह टिप्पणी में पूछा जा सकता है, चूंकि टिप्पणी में क्वेश्चन देता है 3 या 4, उसमें से 2 लिखना होता है। तो जब भी टिप्पणी क्वेश्चन दे और अगर आप उसको जानते हैं तो टिप्पणी वाला क्वेश्चन को पकड़ लेना चाहिए। वहां तो 2-4 अंक जो है 2 क्वेश्चन में से निश्चित रूप से आपका बढ़ जाएगा अगर अच्छा लिख देते हैं तो। इधर मैंने लिखा यह सब ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन नहीं, ज्यादा कहाँ है। सभी कुछ तो आप इधर का जो आप देख रहे हैं जो सब कुछ तो आपने पीटी में पढ़ा ही है। संविधान की विशेषता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, कर्तव्य, नागरिकता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, ये तो पीटी में हम लोगों ने सब लोगों ने पढ़ा है पीटी की तैयारी में। तो वही तैयारी को यहाँ लिखना। अब क्वेश्चन जो है 2 लाइन 3 लाइन में कर देता है और वर्तमान के संदर्भ में जोड़ देता है, तो शब्दों का जाल आपके पास होना चाहिए, शब्दों का भंडार आपके पास होना चाहिए, और उसी शब्द के भंडार में से वाक्य जो है यहाँ बना करके जैसा पूछे वैसा ही जवाब देना होगा। लेकिन मूल तथ्य जो है वह वही रहेगा, वह आपका यहाँ पर नहीं बदल सकता है। नागरिकता यहाँ है और नागरिकता संशोधन बिल जो लाया गया है, तो कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, कितने प्रकार से नागरिकता को त्याग किया जा सकता है, और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर उसको पूछे तो वही जोड़ करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कभी कभी पूछ देगा आपसे, चाहे इसी बार पूछ सकता है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में समानता और असमानता का उल्लेख कीजिए। तो वह भी अगर आप ये दोनों पढ़े रहेंगे, मूल अधिकार और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, तो इसमें समानता भी दिखला सकते हैं, असमानता भी दिखला सकते हैं। तो इधर का भाग जो आप देख रहे हैं ये तो बिल्कुल आसान है, इधर का ही भाग थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इसमें कुछ विवादित क्वेश्चन जो है वो है। तो इतना ही तो मुख्य रूप से तैयारी करना है, यह तो आपकी तैयारी पहले से है और इसी को आधार बना करके तैयारी कीजिए। तैयारी करना नहीं, दोहराना है आपको। अब टाइम अब आपके पास नहीं है, नहीं बचा है, दिन रात अब आप एक कर दीजिए। तो यही भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब खंड ए से यह सब क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। सभी क्वेश्चन जो है वह 38 अंक के होंगे। तो यहाँ 3 गुना 38 किया जा सकता है, तो यह आपको इतना नंबर का यहाँ जवाब जो है वह हो जाएगा। यह हो जाएगा 24 और 114 नंबर, और यह भी 38, तो 114 नंबर, 114 और 114 228 नंबर, तो यह 72 नंबर का हो जाएगा। मतलब 36 गुना 72, और यही कुल मिला करके 300 अंक जो है वह हो जाते हैं। तो यहां से आपको बनाना है, और अंक जो है यहां से भी आप अच्छा ले सकते हैं अगर अच्छे तरीका से लिखते हैं। तब स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए, और इसके बाद हम खंड बी जो है वह देखेंगे, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि सबसे कठिन जो है वह खंड बी ही माना जाता है, और यहीं से पेपर सबसे कठिन भाग इसको माना जाता है, और यह है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल खंड बी है यह साथियों, खंड बी।
आर्थिक भूगोल मैंने इसलिए लिखा कि इस खंड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह अर्थव्यवस्था और भूगोल दोनों से मिला करके पूछा जाता है। इसीलिए इसको हम लोग आर्थिक भूगोल कहेंगे तो और बेहतर होगा। इसमें ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन अब नहीं के बराबर पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था, अब इसमें करेंट के साथ जोड़ करके पूछा जाता है। मैंने पहले कहा कि सबसे कठिन भाग यही है, सबसे ज्यादा कठिनाई विद्यार्थियों को इसी में होता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को लिख दिए तो अंक भी सबसे ज्यादा सेकंड पेपर में ही आ जाता है। अगर नहीं लिखे तो सबसे ज्यादा गड़बड़ करने वाला पेपर यही हो जाता है। यह ऐसा भाग है कि यहाँ 3-4 क्वेश्चन एक साथ मिला करके पूछे जाते हैं। 2 पॉइंट ले लेगा अर्थव्यवस्था से और 2 पॉइंट ले लिया जाएगा भूगोल से और मिला करके आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हर सब्जेक्ट पर, हर विषय पर, हर चैप्टर पर पकड़ होना चाहिए, तब जाकर क्वेश्चन हल होगा। जैसे मान लीजिए गरीबी और जनसंख्या दोनों को मिला करके यहाँ पूछ दिया जाएगा, तो यहाँ गेस भी जो है उस तरह से नहीं आता है। चैप्टर वाइज गेस करना है और उसी को पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप गरीबी चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं तो गरीबी के कारण, गरीबी के स्वरूप, गरीबी के प्रकार और गरीबी के निवारण के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं और आप उसमें क्या सुझाव दे सकते हैं। क्या गरीबी बढ़ती जनसंख्या के कारण है, तो जनसंख्या भी आपको पूर्ण रूप से क्लियर होना चाहिए, तब दोनों को मिला करके आप आंसर यहाँ दे सकते हैं। इसीलिए यह भाग जो है वह कठिन भाग है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी भाग से बनाना पड़ता है। पूरा सिलेबस जब तक आप नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन हो सकता है कि परीक्षा में आप बढ़िया से नहीं लिख पाए या जो गेस करके जाए उसमें से आपको छूट जाए। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ क्वेश्चन बनाना है और बहुत सारा टॉपिक्स है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूं, तो उसमें से आप निश्चित रूप से तैयारी कर लेंगे और तैयारी करके ही आप परीक्षा में जाएंगे। जैसे यहाँ पर 3 धरोहर क्वेश्चन माना जाता है। धरोहर क्वेश्चन क्या? वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण। अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्वेश्चन जो है वह पूछा जा सकता है, आपको लिखना होगा। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, कुछ भी उसमें डाल सकता है। तो यह पूरा रूप से हम लोग पूरा रूप से इसको फुल क्वेश्चन के रूप में तैयार कर लेंगे। निजीकरण का भारत के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव या निजीकरण का क्या औचित्य है, अपना तर्क दें। तो पक्ष एवं विपक्ष में आपको यहाँ बतलाना होगा कि निजीकरण क्या जरूरी है या क्या नहीं जरूरी है या दोनों जरूरी है। निष्कर्ष के रूप में आपको अंतिम में अपना मत जो है दे करके आंसर को समाप्त करना होगा। उदारीकरण की नीति जो है यह 1991 से जो लागू किया गया है, तो यह क्वेश्चन हमेशा बना करके बहुत बड़ा क्वेश्चन का आंसर तैयार किया जाता है, बना करके रखा जाता है जो परीक्षा में हम लोगों को पूछा जा सकता है। इसके बाद गरीबी, मैंने अभी चर्चा किया कि गरीबी के कारण, गरीबी के प्रकार, इसके स्वरूप, निवारण के उपाय और सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम, यह सब चीज जो है यहाँ बना करके आपको रखना होगा। जैसे इसमें क्वेश्चन जो है वह करेंट से भी जोड़ करके पूछ सकता है। तो यह हो गया हम लोगों को। अब इसके बाद भारत
की अर्थव्यवस्था में, यहां मैं लिख रहा हूं, भारत की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका उसी तरह से हो जाएगा भारत की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका, इसके बाद लघु एवं कुटीर उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग। अब लघु एवं कुटीर उद्योग की समस्या यहां पर और उपाय से संबंधित आप आंसर तैयार जो है वह कर सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग, उद्योग की भूमिका, यह हो जाएगा। यहां मैं शामिल कर रहा हूं कृषि अलग से, उद्योग। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां कृषि में कि कृषि के पिछड़ेपन के कारण, या भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका वहां मैंने लिख दिया है। इस पिछड़ेपन का कारण और इसके उपाय, सुझाव आप दीजिए, इस पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जाए। बिहार में औद्योगिक तो है नहीं, तो बिहार के उद्योग की संभावना, या भारत के संदर्भ में पूछेगा तो भारतीय उद्योग के पिछड़ेपन का क्या कारण है, इसमें सुधार के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ जवाब देना होगा। तो मैंने चैप्टर यहाँ लिखा और उसके अंतर्गत मैंने आपको क्वेश्चन भी बनाया, तो उस तरह के क्वेश्चन को आप लोग तैयार निश्चित रूप से कर लेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और लिखा है, तो आप इसमें देख सकते हैं। नई औद्योगिक नीति, यहां नई औद्योगिक नीति, यह 1991 है, नई औद्योगिक नीति। दूसरा है नई आर्थिक नीति, यह भी आप यहां तैयारी कर सकते हैं। कृषि मैंने लिख दिया कि पिछड़ेपन के कारण और इसमें सुधार। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक मैंने लिख दिया, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, निजी क्षेत्र की भूमिका। धारणीय विकास एवं पर्यावरण एक अलग से है, धारणीय विकास एवं पर्यावरण, पर्यावरण की समस्या को ध्यान में रखते हुए विकास जो है वह करना है साथियों। तो यह हम लोगों को देखना है। इसके बाद हरित क्रांति, बिहार में भी पूछा जा सकता है, बिहार में हरित क्रांति। उसके बाद भारत में
यह हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। योजना काल में औद्योगिक विकास, योजना काल में औद्योगिक विकास, इस पर भी आप नोट्स बना सकते हैं साथियों। इसके बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, यह क्वेश्चन आपका होगा। मनरेगा, यह कब पूछ देगा कोई गारंटी इसका नहीं है, इस पर आपको तैयार रहना है। मनरेगा, इसके तहत अब मजदूरी की दर को भी बढ़ा दिया गया है और भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, यहां मैंने लिखा है भारतीय वैश्वीकरण, तो यह कृषि भी हो सकता है, अर्थव्यवस्था भी हो सकता है, अर्थव्यवस्था पर कृषि का प्रभाव। तो यह आप क्वेश्चन को बना लेंगे। नीति आयोग, नीति आयोग 15वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग की रिपोर्ट यहां पर बना लेना है। इसके बाद विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण हालांकि अब पुराना हो गया लेकिन फिर भी हम लोग बनाएंगे। इसके बाद आर्थिक समृद्धि तथा मानव विकास सूचकांक, आर्थिक समृद्धि तथा मानव विकास सूचकांक। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप तैयार करते हैं और परीक्षा में पूछ देता है तो निश्चित रूप से आपको लिखना चाहिए। भारत में सेवा क्षेत्र की प्रगति, भारत में सेवा क्षेत्र की प्रगति और वह उसका योगदान, यह लिखना है। बेरोजगारी, बेरोजगारी पर भी तैयार रहना है। बिहार से अगर क्वेश्चन मान लीजिए डाल देता है तो 7 निश्चय की सफलता, तो बिहार से संबंधित है 7 निश्चय, खाद्य सुरक्षा अधिनियम और WTO, खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं WTO, विश्व व्यापार संगठन। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन है जो आपको बनाना होगा। काला धन, काला धन पर सरकारी नियंत्रण। तो यह साथियों क्वेश्चन है कुछ जो आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना है। क्वेश्चन जो ज्यादा होगा इसमें, क्योंकि पहले ही बतला दिया गया है
कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है उसकी संख्या अधिक हो जाती है। तो इस तरह से आपको तैयारी यहाँ पर कर लेना है और इसी को आधार बना करके आयुष्मान नीति भी हम लोग इसमें शामिल करेंगे, जो आपको जवाब देना है। और इसके बाद जो है हम लोग तीसरे खंड के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, यह जो है आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो कुछ जो है ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और वह आसान है। वह आप पीटी के लिए भी पढ़े हुए हैं, जैसे वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, गरीबी, कृषि, उद्योग, नई औद्योगिक नीति, नई आर्थिक नीति, हरित क्रांति, फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका आसानी है, निजी क्षेत्र की भूमिका, लघु एवं कुटीर उद्योग की समस्या, उपाय, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग की भूमिका, यह अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है। भारतीय पर्यावरण संरक्षण का प्रयास सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, आप भी इसमें अपना सुझाव जो है वह दे सकते हैं। योजना काल में औद्योगिक विकास, बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, चूंकि कृषि प्रधान यह बनाया गया है। झारखंड के विभाजन के बाद खनिज संसाधन का क्षेत्र जो है वह झारखंड चला गया। मनरेगा पर एक नोट्स बना लीजिएगा आप। नीति आयोग, 15वां वित्त आयोग, विमुद्रीकरण तो पूछा है इसके पहले वाले परीक्षा में, लेकिन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में क्या इसका औचित्य है। आर्थिक समृद्धि तथा मानव विकास सूचकांक, यह क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, टेढ़ा मेरा है, लेकिन इसको भी आपको तैयार कर लेना है। भारत में सेवा क्षेत्र की प्रगति और इसका योगदान, बेरोजगारी के कारण निवारण, यह आप बना सकते हैं। सरकार के द्वारा किए जा रहे, चलाए जा रहे कार्यक्रम, 7 निश्चय की सफलता, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, WTO, काला धन पर सरकारी नियंत्रण, आयुष्मान नीति आदि। तो यह सब क्वेश्चन जो है हम लोगों को तैयार करना है। बाढ़ का समय आ रहा है बिहार में, तो बाढ़ की समस्या एवं निराकरण, आपदा के रूप में भी पूछा जा सकता है। आपदा, बिहार में आपदा के रूप में बाढ़ की समस्या और निराकरण के लिए सरकारी यंत्र क्या करती है और आप किस प्रकार का इसमें सुझाव जो है वह दे सकते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ हो गया। और तीसरा खंड जो है वहां क्वेश्चन की संख्या कम होती है, वहां चैप्टर ही तैयार कर लिया जाता है और उसमें भी मिला करके जवाब आपको देना है। परीक्षा हॉल में ही जाकर, यह सब चैप्टर अगर आपके दिमाग में है तो परीक्षा हॉल में जाएंगे तो वहीं पर उसका आंसर जो है वह बनाया जाता है। चूंकि सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ नहीं रहता है, 2-3 क्वेश्चन मिला के पूछेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। आपने इसकी तैयारी भी कर लिया होगा और तैयारी क्या कर लिया होगा, अब आप दोहराने की नजदीक जो है वह पहुंच गए हैं साथियों। तो इस रूप में इतना क्वेश्चन तो बनता है, क्योंकि यह सबसे कठिन भाग है और यहां से नंबर जो है उठाया जा सकता है। अगर आप अच्छे से लिख दिए तो निश्चित रूप से यहाँ साइंस एवं तकनीक जो है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उतने अंक जो है वह निश्चित रूप से आपको यहाँ प्राप्त हो जाता है। अब स्क्रीनशॉट आप इसका लीजिए। इसके बाद हम लोग तीसरे खंड की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑप्शनल पेपर की चर्चा एक कर लेंगे, तब जाकर के आपको अच्छी तरीका से समझ में यहाँ आ जाएगा। साथियों, यहाँ भी 38 नंबर का क्वेश्चन जो है वह 3 पूछा जाता है, जैसे मैंने पहले आपको बतला दिया था। अब इसके बाद 2 ही क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है, साइंस एवं टेक्नोलॉजी से, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। अब हम लोग
तीसरे खंड की यहाँ चर्चा करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका। तो तीसरा खंड में साइंस और तकनीक, टेक्नोलॉजी। तीसरा खंड, खंड सी, और यहां से 2 क्वेश्चन का जवाब या रहेगा कितना, तो 4 में से 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। जैसे फर्स्ट पेपर में स्टैटिक्स था 36 नंबर का, 72 नंबर का, उसी तरह से यहाँ पर तीसरा खंड जो होता है यह भी 36 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा तो 72 नंबर। तो इस खंड से भी ज्यादा अंक उठाया जा सकता है और यही आपको सेकेंड पेपर में आगे जो है वह ले जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था तो सभी लोग लिख देते हैं और आर्थिक भूगोल में सभी लोग फंसते हैं। तो आगे कौन ले जाएगा, तो खंड सी ले जाएगा। और खंड सी में है क्या, विज्ञान एवं तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या प्रौद्योगिकी भी इसको कहते हैं, साइंस एंड तकनीक को। तो यहाँ पर करेंट के साथ भी जोड़ करके परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया जाता है। जैसे कोविड-19 कोरोना जो महामारी चल रहा है, तो जैविक हथियार के रूप में यहाँ पूछा जा सकता है। तो पहले हम उसी को लिखते हैं, जैसे कोविड-19, इस पर आपको तो तैयार ही रहना है। यह करेंट अफेयर्स में भी पूछा जाएगा, यहां पर भी पूछा जा सकता है। दूसरा, जैविक हथियार, जैविक हथियार जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि यह चीन की देन है और जैविक हथियार के रूप में इसका प्रयोग करना चाहता था, लेकिन यह लीक हो गया और पूरे विश्व को त्रस्त कर दिया है। संकट में प्राणियों को, जीवों को यह डाल दिया है। तो इस रूप में भी आपको क्वेश्चन यहां बनाना होगा। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, यहाँ फुल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या अलग अलग भी पूछा जाता है। जैसे विज्ञान एवं तकनीक का स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या भूमिका है, अलग करके पूछ देगा। उद्योग के क्षेत्र में इसकी भूमिका का निर्धारण कीजिए। कृषि के क्षेत्र में इसकी भूमिका का निर्धारण कीजिए। कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में इसकी भूमिका का निर्धारण कीजिए। समुद्री जीव संसाधन के निर्धारण में इसकी समीक्षा कीजिए या भूमिका का समीक्षा कीजिए। तो किसी भी तथ्य के साथ, पॉइंट के साथ जोड़ करके यह क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इसका समग्र नोट्स बनाइएगा। उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, समुद्री संसाधन, पर्यावरण के निदान के लिए यह क्या भूमिका निभा रहा है वर्तमान समय में। जैसे कचरा प्रबंधन की बात आ गई तो वह पर्यावरण भी होता है, लेकिन उसको
जैव तकनीक का प्रयोग करके उसको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। तो समग्र रूप में इसका एक विस्तारित नोट्स बना लीजिएगा। कोई भी पॉइंट अलग से निकाल कर अगर आपने पूछ देता है तो आप उसका जवाब जो है वह दे सकते हैं। तो यह नोट्स हमेशा बना करके रखना है। इसके बाद जैव तकनीक, यह हम लोगों को आंसर करना है। ऊर्जा से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे जिस रूप में, रासायनिक ऊर्जा, कचरा प्रबंधन ऊर्जा, ईंट की खोई से बनने वाला ऊर्जा, अपरंपरागत ऊर्जा। तो यह आपको हमेशा के लिए तैयार रहना है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन, इसमें परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत इस पर आप लोगों को तैयार रहना है, जिसमें यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, क्योंकि यहां से प्रश्न हमेशा पूछता है। अब यहां हम लोग आते हैं भारत के परमाणु कार्यक्रम, इस पर भी तैयार रहा जाता है। क्योंकि देखा गया है कि एक साल के बाद, एक परीक्षा के बाद दूसरे परीक्षा में यहां से प्रश्न निश्चित रूप से पूछ दिया जाता है। भारत के नाभिकीय कार्यक्रम या परमाणु कार्यक्रम, 3 चरणों में यह कार्यक्रम जो है अभी तक स्थापित किया गया है। उन्हीं तीनों चरणों का वर्णन करके करंट के साथ अगर जोड़ करके पूछता है तो करंट के साथ जोड़ करके आप यहाँ अपना आंसर जो है वह दे सकते हैं। तो इस पर तो आपको तैयार रहना ही है। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, यह भी कई बार परीक्षा में पूछ दिया है। भारत की सामाजिक आर्थिक, एक क्वेश्चन यहां और बनेगा, भारत की सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में इसरो का योगदान। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में करेंट डाटा बहुत सारा मिल जाता है, जो प्रतियोगिता दर्पण से भी आपको मिल जाएगा, पेपर से भी मिल जाएगा। भारत सरकार के द्वारा या इसरो के द्वारा जो अनुसंधान किए जा रहे हैं, जो अंतरिक्ष कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसमें करेंट आप ला करके यहाँ जोड़ करके आप अपने आंसर को और पुख्ता बना सकते हैं और प्रमाणिक जो है वह बना सकते हैं। भारतीय बाजार में अंतरिक्ष कार्यक्रम, यह भी यहाँ पर क्वेश्चन जो है वह बन सकता है। इसमें कुछ और हम क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए यहाँ रख सकते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष बाजार में भारत, एक क्वेश्चन यहाँ और बनेगा। अंतरिक्ष बाजार में भारत, मतलब वर्तमान समय में अंतरिक्ष बाजार जो है उसमें भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए आगे बढ़ रहा है कि अब यह विदेशी उपग्रह को भी प्रक्षेपित कर रहा है
और वहां से विदेशी मुद्रा जो है भारत के पास आ रहा है। तो इस रूप में भी हम लोग सक्षम हो गए हैं, हम लोगों के अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो है वह सक्षम हो गए हैं। तो उसी को आधार बना करके यहाँ आंसर जो है वह लिखा जा सकता है। साथियों, इसके बाद है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक है इस बार के लिए, और इस पर हमेशा तैयार रहा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण, इससे तो क्वेश्चन पूछता ही है, हमेशा पूछता है क्वेश्चन। इसमें आपको फायदा क्या होगा अगर आप यह क्वेश्चन बना लेते हैं, तो इसमें आपको फायदा क्या होगा कि हिंदी में जो निबंध आता है तो कभी कभी हिंदी में भी यह निबंध पूछ देता है। तो यही की बात वहां पर आप निबंध में डाल करके हिंदी में भी आसानी से 30 नंबर जो है वह ला सकते हैं और वहां पर पास कर सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण में कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है, कितने प्रकार से पर्यावरण प्रदूषित होते हैं, जैसे जल प्रदूषण है, मिट्टी प्रदूषण है, रासायनिक प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, इन चीजों का वर्णन करना है। और इस पर्यावरण प्रदूषण से जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वह दिखलाना होगा आपको। और इस पर्यावरण प्रदूषण के लिए भारत की सरकार ने क्या क्या उपाय किया है या कर रही है, विश्व के समुदाय जो है कौन कौन से उपाय कर रहे हैं, और इसमें आप अपना क्या सुझाव दे सकते हैं। तो बहुत तरह का क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। तो एक विस्तारित आंसर ही इसका तैयार कीजिएगा कि किसी भी तरह से क्वेश्चन अगर पूछे तो यहाँ पर जवाब जो है वह दिया जा सके, और यह इस बार की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद साथियों यहाँ पर भूमंडलीय उष्मीकरण, भूमंडलीय उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग पर भी आप बना लीजिएगा, करेंट डाटा के साथ जोड़िएगा, जो सम्मेलन होता है उसको लेकर के, और अप टू डेट इसका आंसर आपको करना है। हरित गृह प्रभाव और अम्ल वर्षा, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट तथा अम्ल वर्षा पर भी अम्ल वर्षा पर आप छोटा सा नोट्स बना सकते हैं, कहीं टिप्पणी में दे दे अम्ल वर्षा। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा नोट्स इस पर आप बना सकते हैं। इसके बाद है यहां लिख रहे हैं समुद्री जीव संसाधन। यह नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है इस बार। इसका आर्थिक महत्व क्या है? समुद्री जीव संसाधन का आर्थिक महत्व। तो इस पर भी आपको तैयार रहना है। अंटार्कटिका अनुसंधान कार्यक्रम, अंटार्कटिका अनुसंधान कार्यक्रम, या आंसर इसका तैयार रखिएगा और पूछा जा सकता है आपसे। साथियों, जैव सूचना प्रौद्योगिकी, एक क्वेश्चन और काफी महत्वपूर्ण है। जैव सूचना प्रौद्योगिकी
यह हो गया। और भारत में संचार प्रणाली, भारत में संचार प्रणाली, भारतीय प्रतिरक्षा प्रणाली, चूंकि युद्ध जैसी स्थिति बन आई है चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो अपनी प्रतिरक्षा तंत्र जो है वह मजबूत रखना है हर हालत में, तो अभी हम लोग इन लोगों से निपट सकते हैं और भारत इसमें सक्षम भी है। इसके बाद भारतीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, भारतीय स्वास्थ्य कार्यक्रम पर जो है नोट्स बना लेना है। और यहां से आपको जैसे यह कोविड-19 जैविक हथियार और यह तो आपको पूरा ही बना लेना है। ऊर्जा संसाधन यह काफी महत्वपूर्ण है। भारत में परमाणु कार्यक्रम, अंतरिक्ष कार्यक्रम यह हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण प्रदूषण पर नोट्स आपको बना लेना है। और जैव सूचना प्रौद्योगिकी यहाँ पर जो है यह, और स्वास्थ्य कार्यक्रम, पहले इन सबों पर ध्यान दीजिएगा और एक एक करके नोट्स यहाँ बनाना है। कुछ नोट्स आपका जो है यहाँ पर संक्षिप्त होगा और कुछ नोट्स जो है वह विस्तृत बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी फुल क्वेश्चन पूछ देगा, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखिए, तो इसमें सब कुछ आपको लिखना होगा। कभी कभी इसमें से एक अलग पॉइंट निकाल के पूछ देगा कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निराकरण के लिए भारत सरकार क्या कार्य कर रही है, अपना भी मंतव्य दें, तो वह संक्षिप्त हो जाएगा। तो पूरा जब हम लोग यहाँ बना करके रखेंगे तो उसी में से निकाल करके आंसर जो है वह लिखा जा सकता है। बड़ा को छोटा किया जा सकता है, लेकिन छोटा को बड़ा करने में थोड़ा कठिनाई हो जाएगा वहां पर। तो कुछ आंसर जो है आप बड़ा बनाइएगा, उसको छोटा आप कर सकते हैं, और कुछ आंसर जो है वह छोटा ही रहेगा और परीक्षा में अगर वह पूछ दे तो आप उसका जवाब देंगे। तो यही हम लोगों का था समान अध्ययन प्रथम पेपर और समान अध्ययन द्वितीय पेपर। इतना आप लोग समझ गए होंगे और इस स्तर से आपको तैयारी करना होगा। हम लोग नोट्स भी जो है वह प्रोवाइड कराते हैं। झंझट से आप बचना चाहते हैं, बहुत सारा पुस्तक नहीं पढ़ना, तो नोट्स आप नवजीवन कैंपस प्राइवेट लिमिटेड का पहले भी हम लोग नोट्स देते थे, इस बार भी नोट्स हम लोग दे रहे हैं। उसमें आपको जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल करके आप बाई पोस्ट जो है नोट्स या कुरियर के द्वारा मंगा सकते हैं। कम समय में उसी को पढ़कर, चूंकि वो क्वेश्चन आंसर में दिया हुआ है तो आपको क्वेश्चन आंसर का झंझट भी नहीं है। कम समय में आप उसको पढ़ करके और जा करके परीक्षा हॉल में जवाब दे सकते हैं। तो साथियों, इसके बाद हम ऑप्शनल पेपर की बात करेंगे। वैकल्पिक विषय, बीपीएससी का जो सिलेबस है 36-37 विषय है मैथिली को शामिल करके, उसमें से एक विषय जो है लेना पड़ता है, तो उसी की चर्चा इसके बाद हम लोग करेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए और वैकल्पिक विषय को समझने के लिए तैयार आपको रहना है। वैकल्पिक विषय जब आप जान लेंगे, नए जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, और किस तरह से आप तैयारी करें तो आपकी तैयारी जो है वह बहुत आसान हो जाएगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब मैं इसको मिटा रहा हूं और इसके बाद वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग ऑप्शनल पेपर के बारे में जानेंगे यहाँ पर, तब जाकर के हम लोगों का यह पूर्ण होगा। जैसे
कोई भी विषय ले सकते हैं। जो 36-37 विषय जो दिया गया है उसमें से कोई एक विषय रख सकते हैं। पहले 2 पेपर का एग्जाम होता था, लेकिन अब आयोग ने नए सिलेबस के अनुसार एक ही पेपर कर दिया है। पहले जीएस 2 पेपर, ऑप्शनल 2 विषय का 4 पेपर, मतलब 6 पेपर का एग्जाम देना होता था। अब हम लोगों को 3 पेपर का ही एग्जाम देना होता है। तो वैकल्पिक विषय में हम यहाँ इतिहास की चर्चा करेंगे, क्योंकि इतिहास विषय है मेरा। और इतिहास विषय क्यों रखें, क्यों आसान है, और क्या इसकी भूमिका प्रारंभिक परीक्षा में है, मुख्य परीक्षा में है और इंटरव्यू में भी है। तो उसी को आधार बना करके मैं यहाँ चर्चा करूंगा कि कैसे तैयारी किया जाए। सब पर यही बात लागू होगा, लेकिन इतिहास को क्यों रखें यह आप यहाँ पर देखेंगे। तो वैकल्पिक विषय ऑप्शनल पेपर जो है वह इतिहास। इस इतिहास के बारे में हम लोगों को जानना है। बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि बहुत कठिन है इतिहास। आप खुद अंदाजा लगाइए कि 3 बार से जो परीक्षा का अंतिम परिणाम बीपीएससी में आ रहा है, 63वीं तक मैं बात कर रहा हूं, उसमें सबसे ज्यादा विद्यार्थी इतिहास से ही पास हुए हैं। भले एलएसडब्ल्यू विषय लिया गया ज्यादा संख्या में, लेकिन परिणाम जो आप देखिएगा संख्या के आधार पर, तो सबसे ज्यादा इतिहास। 63वीं की अगर बात करें, एकदम तत्कालिक बात हम लोग करते हैं, 64वीं का रिजल्ट अभी आने वाला है, तो 63वीं की बात करें तो सबसे ज्यादा तो इतिहास विषय से ही पास हुए हैं। टॉपर भी इतिहास विषय से ही थे और इतिहास विषय को लेकर के वह टॉप भी कर गए। क्यों लें, इसके बारे में 1-2 मिनट हम लोग चर्चा करेंगे। इतिहास विषय क्यों लें? अगर मान लीजिए आप ऑप्शनल पेपर इतिहास रखते हैं, या तो पीटी में ही 40 नंबर आपको यह दे रहा है, 40 नंबर, क्योंकि 40 क्वेश्चन इतिहास से पूछा जाता है, और इसके बिना आप पीटी पास भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आप मुख्य परीक्षा में आते हैं तो 114 नंबर, या जीएस में, मुख्य परीक्षा के जीएस में यह 114 नंबर फर्स्ट पेपर में, और खंड ए में आपको 114 नंबर यह दे देता है इतिहास। तो 40 नंबर 114 नंबर 154 नंबर तो आपको क्या मिल रहा है, बोनस मिल रहा है। बोनस इतिहास विषय रखने से यह बोनस के रूप में आपको मिल जा रहा है। तीसरा फायदा इसमें क्या है कि अगर आप इतिहास रखते हैं और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं और जीएस परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो यहाँ भी तो 60% तैयारी हो जाता है आपका। तो 40% ही तो और तैयारी करना रहता है। 40% मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ ऐसा पार्ट है जो पीटी के लिए नहीं पढ़ते हैं, जैसे विश्व का इतिहास, वहां से परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछता, कभी काल एक आध प्रश्न पूछ दिया तो पूछ दिया। तो इसीलिए हम क्यों नहीं इतिहास विषय को रखेंगे जो यह फायदा करेगा। आप इंटरव्यू में भी जाएंगे तो नहीं भी उस विषय के आप हैं, 1-2 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ दिया जाता है, क्योंकि इतिहास जो है हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को बतलाता है, हमारे पूर्वजों के बारे में बतलाता है, रहन सहन, खान पान, व्यक्तित्व, समाज, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन किस प्रकार का था, यह सब कुछ की जानकारी हम लोगों को इतिहास से होती है। इसीलिए
यह विषय महत्वपूर्ण है और आप इस विषय को रख करके यह बोनस अंक भी प्राप्त कर सकते हैं और अंतिम रूप से सफल भी हो सकते हैं। अब सवाल है कि इतिहास जो है बीपीएससी में ऑप्शनल पेपर के रूप में, तो इसके लिए भी 300 अंक निर्धारित है। 300 अंक और वहीं समय जो है वह 3 घंटा समय 3 घंटा इसके लिए भी निर्धारित है। अब इस इतिहास को यहाँ बांटा गया है तो 2 भाग में बांटा गया है। जैसे पेपर एक ही रहेगा और खंड 1 खंड 2 इस तरह से यहां विभाजन कर दिया गया है। हम इसको यहां पर लाते हैं, जैसे खंड 1 और खंड 2, यह इस तरह से बांट दिया गया है। अब यहां पर खंड 1 में 6 प्रश्न दिया जा रहा है, खंड 2 में भी 6 प्रश्न, कुल प्रश्न जो है वह 12 हो जा रहा है। पहले 5 का आंसर दिया जाता था, अब 6 का आंसर दिया जाता है। तो कुल क्वेश्चन 6 और अंक जो है यहाँ 3, मतलब एक क्वेश्चन जो है वह 50 नंबर का अब हो गया है। पहले 40 नंबर का होता था एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का आंसर 200 अंक। अब यहाँ 6 क्वेश्चन और 300, तो 50 नंबर का एक क्वेश्चन। लिखा हुआ रहता है कि आप खंड 1 से 3 क्वेश्चन से ज्यादा जवाब नहीं दे सकते हैं। यह नहीं है कि 6 का 6 इधर से दे दें। यहाँ खंड 1 से 3 क्वेश्चन का ही जवाब आप दे सकते हैं। अब इस खंड 1 को 2 भागों में बांट दिया गया है, भाग ए और भाग बी। उसी तरह से यहां भी बांटा गया है, भाग ए और भाग बी। अब यहां इसलिए बांट दिया गया है कि भाग ए में 3 क्वेश्चन है और भाग बी में 3 क्वेश्चन। यहां पर भी 3 क्वेश्चन और यहां पर भी 3 क्वेश्चन। अब खंड 1 से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, खंड 2 से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब यहां भी देना है, 3 क्वेश्चन का। और भाग ए में 3 क्वेश्चन, भाग बी में 3 क्वेश्चन। इसका मतलब है कि केवल यहां से आप 3 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए भाग ए में ही आपको तीनों का तीनों याद है क्वेश्चन और लिख करके इसमें आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अब यहां पर क्या नियम लगाया गया है कि किसी भी भाग से 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इतिहास का विभाजन इस तरह से किया गया, 2 भागों में 6-6 क्वेश्चन है। प्रत्येक भाग से आपको 3 का जवाब देना है, लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन लगाया गया है कि भाग ए से और भाग बी से, मतलब दोनों से आपको जवाब देते हुए तब 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। किसी भी भाग से 2 क्वेश्चन से ज्यादा जवाब नहीं देना है, मतलब किसी भी भाग से 2 क्वेश्चन का जवाब देते हुए
कुल कितने प्रश्न का आंसर देना है? तो 3 प्रश्न का आंसर देना है। मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन आप यहां से आंसर दे दिए तो बच गया यहाँ 3। भले आप इसमें से 2 जान रहे हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन का अब आपको यहाँ जवाब देना होगा। तो कुल मिला करके 3 क्वेश्चन हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी है कि सेम बात यहाँ है कि यहाँ भी किसी भी भाग से 2 से ज्यादा का जवाब आप नहीं दे सकते। मान लीजिए 2 यहां से दिए तो 1 यहां से देना होगा, या 1 या 2 यहां से दिए, यहां से 2 अगर यहां से प्रश्न का जवाब देते हैं तो 1 आपको यहां से देना होगा, 3 हो जाएगा, और 3 यहाँ 6 हो जाएगा। जानबूझकर ऐसा किया गया है कि संपूर्ण सिलेबस पर आपका पकड़ होना चाहिए। यह नहीं कि केवल प्राचीन भारत पढ़ लिए खूब अच्छा से, मध्यकालीन छोड़ दिए और प्राचीन भारत इसी में हम 3 क्वेश्चन लिख दिए। यहाँ आधुनिक भारत पढ़ लिए खूब बढ़िया से और विश्व इतिहास छोड़ दिए और 3 क्वेश्चन जो है लिख दिए। ऐसा जो है कमीशन में नहीं होता है। पूरे सिलेबस की आपकी जानकारी होनी चाहिए, और यही आयोग जो है बिहार लोक सेवा आयोग आपसे अपेक्षा रखता है, और तब आप जाकर के संपूर्ण क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अब यह तो मैंने यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वह मैंने बता दिया। अब यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका खंड 1 का, खंड 1 जो है, तो यहां पर प्राचीन भारत का इतिहास, या दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, यह 2 पार्ट इसमें रहता है। मान लीजिए खंड ए है और इसमें क्या है, ए और बी भाग, जो मैंने यहां लिखा है ए बी। तो प्राचीन भारत से 3 क्वेश्चन रहेगा, मध्यकालीन भारत से 3 क्वेश्चन रहेगा। यह जरूरी नहीं है कि खंड ए में प्राचीन भारत से दे दिया जाए और खंड बी में मध्यकालीन भारत से दे दिया जाए। क्वेश्चन खंड ए में भी मध्यकालीन का दिया जा सकता है, क्वेश्चन खंड बी में प्राचीन भारत के इतिहास से दिया जा सकता है। यह आयोग के ऊपर निर्भर करता है। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन जो है वह रहेगा, और खंड 1 में आपको इतना प्राचीन और मध्यकालीन पर पकड़ बनाना होगा, तब जाके क्वेश्चन यहाँ हल होगा। पहले क्या था, तो 2 पेपर होता था। तो 2 पेपर में, फर्स्ट पेपर में अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर प्राचीन और मध्यकालीन से पूछा जाता था। 2 ही भाग में बांटा जाता था उस समय में भी, और प्राचीन और मध्यकालीन को मिला करके 12 क्वेश्चन या कभी 11 क्वेश्चन पूछ दिया जाता था, जिसमें से 5 का जवाब देना होता था। तो गेस करना वहां आसान हो जाता था। इसलिए कि अब यह सेक्शन समाप्त हो गया। आप सेकंड सिटिंग में आप जाएंगे तो सेकंड पेपर में आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास पूछा जाता था। 10 ही क्वेश्चन रहता था, जिसमें से 5 का जवाब आपको देना होता था। तो गेस करने में वहां सहूलियत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन कितना पूछ दिया, 10 और 12, 22 क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो विद्यार्थी क्या करते थे या करते हैं कि उस 22 क्वेश्चन को हटा दिए और फिर नया क्वेश्चन जो है वह गेस कर लिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब टोटल 12 ही क्वेश्चन पूछा जाता है और चारों इतिहास का यहाँ पर अध्ययन आपको करना होता है। तो कठिन तो हो गया पहले से गेस करना। दूसरा, क्वेश्चन की संख्या इसमें लगभग दुगुना हो जाता है, 1.5 से 2 गुना क्वेश्चन गेस करने का।
तो अभी आपका पकड़ में आएगा। जैसे 64वीं बीपीएससी की परीक्षा में इतिहास का क्वेश्चन काफी कठिन जो है वह पूछा गया था, बिल्कुल ही यूपीएससी के पैटर्न पर। तो संपूर्ण सिलेबस जब तक आपके दिमाग में नहीं होगा, क्वेश्चन का जवाब वहां पर नहीं दिया जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं था, सब 3 लाइन 4 लाइन का क्वेश्चन था। कुछ एक आध क्वेश्चन को करंट अफेयर्स के साथ, करंट मैंने वर्तमान स्थिति के साथ भी, करंट के साथ जोड़ करके भी पूछ लिया गया था। तो यह हम लोगों का खंड 1 का है, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास से आपको प्रश्न जो है वह पूछा जा सकता है। अब यहाँ खंड दूसरा हम लोग देख रहे हैं, खंड 2। तो इसकी अगर हम लोग चर्चा करें तो यहां पर आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। इससे क्वेश्चन जो है वह पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए 3 क्वेश्चन यहां है, 3 क्वेश्चन यहां है, 3 क्वेश्चन यहां है, 3 क्वेश्चन यहां है। यही पैटर्न जो है परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो जैसे यहां से अगर आप 2 क्वेश्चन पकड़ लेते हैं तो यहां से आपको एक ही क्वेश्चन पकड़ना होगा। विश्व का इतिहास माना गया है कि अधिकांश विद्यार्थियों का थोड़ा कमजोर होता है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि पीटी में वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहां से ज्यादा क्वेश्चन लिखने की संभावना बन जाती है। लेकिन यह भी माना गया है कि विश्व इतिहास से अगर आप 2 क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, महत्वपूर्ण और अच्छा लिख देते हैं, तो अन्य लोगों की अपेक्षा आपको 2-4 अंक ज्यादा मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि पढ़ना है हम लोगों को सब। यह तो पीटी में आप तीनों पढ़े ही हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। तो क्यों नहीं विश्व के इतिहास पर ज्यादा पकड़ बना लें। विश्व के इतिहास पर पकड़ ज्यादा बनाने का मतलब है कि आप औरों से 4-5 नंबर अधिक ला रहे हैं। क्योंकि यह परंपरा देखा गया है कि विश्व इतिहास से जो क्वेश्चन का जवाब देते हैं उनके कॉपी में कुछ ज्यादा अंक आ जाता है बनिस्पत भारत के इतिहास से। तो इसी को आधार बना करके अब आपको तैयारी का अंतिम रूप जो है वह देना होगा। इसी तरह से अन्य विषय का भी सिलेबस है, लेकिन चूंकि मैंने एक यहाँ बतलाया, सभी तो बतलाया नहीं जा सकता है सभी विषय के बारे में। मैं अब इसके बाद एक और वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा और उसमें इतिहास को किस तरह से छोटा किया जा सकता है। इतिहास के सिलेबस लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं है। आप छोटा करके भी, अध्ययन करके भी परीक्षा में पास हो सकते हैं। उसी तरह से मैं लोक प्रशासन पर भी बनाऊंगा कि कैसे इसको छोटा किया जा सकता है और लोक प्रशासन को कैसे आसान विषय के रूप में बनाया जा सकता है। तो साथियों, वह मैं जल्द ही आप लोगों के सामने वीडियो लेकर के आऊंगा और उसमें कुछ गेस क्वेश्चन भी मैं करूंगा। उस गेस क्वेश्चन को आधार बना करके आप परीक्षा में शामिल जो है वह हो सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके यह दिमाग में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना वीडियो देखने के लिए। आप इसी तरह से तैयारी कीजिए, तैयारी को अंतिम चरण में पहुंचाइए। अंतिम परीक्षा फल में आपका रिजल्ट जो है होना चाहिए, उसी को आधार बना करके तैयारी किया जाता है। यह नहीं कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें, चलो यार देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाए, सरकार 50,000 रुपए देती है वो ले लें। नहीं, सरकार आपको 50,000 रुपए क्यों देती है कि आप उस 50,000 रुपए का उपयोग करके, सदुपयोग करके मुख्य परीक्षा में अच्छे ढंग से तैयारी करें
और अंतिम रूप से चयनित होकर के अपने आप को गौरवान्वित करें, अपने क्षेत्र को, अपने परिवार को, अपने समाज को यह बतलाने का प्रयास करें कि मुझमें वह क्षमता है और मैं इस बीपीएससी के एग्जाम में, प्रतिष्ठा वाले एग्जाम में पास कर सकता हूँ, एक बड़ा अधिकारी के रूप में स्थापित हो सकता हूँ और इस राज्य की, इस राष्ट्र की सेवा मैं कर सकता हूँ। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप ही लोगों का मांग था कि एक विस्तृत रूप में वीडियो बनाया जाए मुख्य परीक्षा का, तो उसी को मैंने लेकर के यहाँ बनाया है। हम लोग इतिहास ऑप्शनल पेपर और लोक प्रशासन ऑप्शनल पेपर का नोट्स भी उपलब्ध कराते हैं, जो क्वेश्चन आंसर में है, बना हुआ है। आपको क्वेश्चन आंसर का झंझट नहीं है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के पतन के विभिन्न कारणों की समीक्षा कीजिए या विद्वानों के मतों की समीक्षा कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन जो है बनाया गया है और उसका आंसर जो है वह लिख दिया गया। उसी को पढ़ करके, समझ करके, अगर कुछ नया डाटा आपके पास है तो उसमें जोड़ करके आंसर जो है आप लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने नोट्स लिया है और वह सफल भी हुए हैं पढ़ करके, और उसी नोट्स के बदौलत तो आप नोट्स मंगा सकते हैं बाई पोस्ट या कुरियर के द्वारा। अभी तो कोचिंग संस्थान खुलने की उचित समय नहीं है, नहीं तो ऑफिस से भी यह दिया जाता है। आपको नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपको उसी नंबर से पता चलेगा कि किस प्रकार से आप कुरियर से या बाई पोस्ट अपने यहाँ, अपने पते पर नोट्स को मंगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।